पूरा हो चला है। हर की नज़र इस बात को लेकर है कि दरअसल ये सरकार अब उत्सव मनाएगी कैसे, और उत्सव आज ही से शुरू हो रहा है। और हमारे साथ एक ऐसे मिनिस्टर हैं जिनके जरिए एक नारा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी दिया था, डिजिटल इंडिया का। रविशंकर जी, पहले तो हर कोई एक चीज जहन में हर किसी के होगी कि वाकई अगर डिजिटल इंडिया हो चुका होता तो आज से आप लोगों का जो जश्न शुरू होने वाला है वो जश्न कैसा होता? आप हमारे साथ बैठे होते, नहीं बैठे होते, गांव खेड़े में लोग किस रूप में देख रहे होते, इंटरनेट हर जगह पहुंच चुका होता, क्या होता ऐसा? देखिए, जश्न तो आप मना रहे हैं, इसलिए आपने मुझे बुलाया। हम तो आपके निमंत्रण पर आए हैं, तो कुछ तो बात है हम में कि आपको लगा हमसे बात करें, इसलिए आपके जवाब देने के पहले मैं अपनी बात से शुरू करता हूं। जी बिल्कुल। मैं कम्युनिकेशन का मंत्री हूं ना, संचार का। वही पहले 2G घोटाला हुआ करता था ना। 1 साल की यह उपलब्धि है कि स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हुआ, ईमानदारी से हुआ, पारदर्शी रूप से हुआ, और 1,10,000 करोड़ का हाईएस्ट इनाम आया आपके नीलामी में। ये होता है, काम करके दिखाया हम लोग। कुल की बात आपने सुनी होगी, वो भी अच्छा हुआ है। देखिए, मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा था, संचार भवन में इतनी दहशत थी, अफसर्स इतने झूठे भी फंसे थे, जो गड़बड़ थे वो तो जेल चले गए, और जीरो लॉस की थ्योरी के चक्कर में कई लोग को फंसाया भी गया था। आज वहां पर निराशा का वातावरण था। आगे हम अच्छा कर रहे हैं। ये डिजिटल इंडिया क्या है, आपने 1 साल में ही उसकी लक्ष्मण रेखा खींच दी। डिजिटल इंडिया की कल्पना है डिजिटल हैव्स और डिजिटल हैव नॉट्स के बीच में खाई पाटने की। कम उपलब्धि वो घोटालों की सरकार थी, तो ये सरकार 1 साल किसकी रही? कौन सी उपलब्धि है? कौन सा एक शब्द है जो आप अपना परिचय देंगे? कोई कम उपलब्धि? ये कह रहे हैं सेल्फी सरकार रही जी। ये कह रहे हैं आरपीएन सिंह साहब बीच में 2 मंत्रियों के बैठ गए हैं, कह रहे हैं कि ये तो सेल्फी सरकार रही। नहीं, ये देखिए, बात ऐसी है, दिस इज लाइक ट्रिविलाइजिंग डिबेट। अच्छा लगता है अगर कोई इस प्रकार का यहाँ चिंतन मंथन हो, तो हमें भी समझ में आए कि कहाँ हम कम रह गए। तो यदि इसको हल्का करेंगे, अब देखिए, अगर आप आज के युग, दिस इज एन एविडेंस बेस्ड एरा, तर्क के आधार पर चलते हैं, प्रमाणों के आधार पर चलते हैं। नहीं, थोड़ा सब्र रखिए, उसके बाद आप बोलिएगा सेल्फी भी और सेल्फिश भी। आप मुझे बताइए, आप कहीं से शुरू कर लीजिए, मेरे विभाग से शुरू कर लीजिए। डीओपीटी के विभाग में सबसे पहली बार, छोटा सा उदाहरण है, सेल्फ टेस्टेड सर्टिफिकेट की एक परंपरा आरंभ हुई। 60-65 वर्ष से ये एक प्रथा चली आ रही थी, अपने सर्टिफिकेट गैजेटेड अफसर के हाथों से आपको टेस्ट करवानी थी। तो क्या ये छोटा कदम है? छोटा लगता होगा, लेकिन कितना साहसी। क्योंकि हम भी जब बालक थे, और मैं उस पृष्ठभूमि से आता हूं कि छोटे गांव से, कि जब हम 10वीं कक्षा में पहुंचते थे तो एक दूसरे से पूछना पड़ता था कि ये गैजेटेड अफसर क्या प्राणी होता है। ये हमें इतनी जानकारी नहीं थी, और हमारे माता पिता को भी शायद इतना नहीं था। और 11वीं कक्षा में मैंने एक सर्टिफिकेट अटेस्ट कराने के लिए स्वयं 5 रुपए देने पड़े, जब उन दिनों हमारी जेब में 2-3 रुपए होते थे। अब ये छोटी बात है। उसके आगे चलिए, पेंशन पोर्टल में कितनी विडंबना है, कितनी वेदना और दुख की बात है कि प्रजातांत्रिक देश में एक बुजुर्ग को अपने जीवित होने का प्रमाण देना पड़ता है। आप भी घर पूछिए अपने बुजुर्गों से जो पेंशन लेते हैं, जिनके घरों परिवारों में ऐसा होगा। अगर कोई बुजुर्ग वहां रहता है तो उसको अपना लाइफ लिविंग सर्टिफिकेट देना पड़ता है। हमने उस प्रथा से हट करके आधुनिक युग की जितने भी प्रावधान हैं, टेक्नोलॉजी का लाभ लेते हुए डिजिटलाइजेशन के माध्यम से आधार के बेसिस पर बायोमेट्रिक्स आरंभ की। अब क्या गलत किया क्या? कोई इसमें स्कैंडल आ गया क्या? किसी का नुकसान हुआ क्या? आरपीएन जी जब नहीं रुक जाइए थोड़ा सा। आलोचना करेंगे, वो तो करेंगे ही, क्योंकि नेचुरली उनका दायित्व है। मैं आलोचना नहीं करना चाहता, मैं आलोचना नहीं करूंगा, मैं आपसे सवाल ही पूछूंगा। नहीं, आप सवाल भी पूछिए, सुझाव भी दीजिए। नहीं, मैं आलोचना करने के लिए नहीं बैठा। मैं नहीं, आपका स्वागत है, आप सुझाव भी दीजिए, सवाल भी पूछिए। इसीलिए तो हम यहाँ बैठे हैं, और हम सार्वजनिक जीवन में आए हैं, तो हमने वी हैव वॉलंटियर्ड आवरसेल्व्स टू ऑल काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म। वी हैव कम हियर बाय चॉइस, नॉट बाय फोर्स। अब उत्तर पूर्व में लीजिए, मैं आपको केवल वो उदाहरण दे रहा हूं विच आर एब्सोल्युटली ओरिजिनल बेस्ड ऑन आइडियाज। उत्तर पूर्व का विभाग मेरे पास आता है आज से 5 मास पहले, रिशफल के बाद। आते ही वहां मैंने एक बात ध्यान में आई कि हम बार बार ये कहते हैं कि उत्तर पूर्व को देश की मुख्य धारा के साथ लाना चाहिए। मैंने कहा, कभी हमने ये भी सोचा कि देश को भी उत्तर पूर्व के साथ जोड़ना चाहिए। इस बुद्धिमान ऑडियंस में
आप जरा क्वेश्चनर दे के देखिए 8 प्रदेशों की राजधानियां ठीक लिखी जाती हैं कि नहीं लिखी जाती। तो मैंने एक प्रथा आरंभ की, इसे प्रयोग भी कह सकते हैं, रोटेशनल कैंप सेक्रेटेरिएट, जो अंग्रेजों के समय में होता था। जो पुराने एल्डर्स बैठे हैं उनको याद होगा, जब सेंट्रल प्रोविंसेस थे, यूनाइटेड प्रोविंसेस थे, बॉम्बे स्टेट थी कंबाइनिंग महाराष्ट्र, गुजरात, द प्रेजेंट मद्रास स्टेट थी जिसमें मैसूर था, द प्रेजेंट आंध्रा। सब अंग्रेज ऐसा करते थे प्रयोग के वहां पर अपने अधिकारी रखते थे। मान लीजिए ना, हमने रोटेशनल कैंप सेक्रेटेरिएट आरंभ किया कि प्रति मास एक न एक प्रदेश में हमारे डोनर मंत्रालय, जो डेवलपमेंट और नॉर्थ ईस्ट मंत्रालय के अधिकारी वहां स्वयं रहेंगे। उससे 2 लाभ, एक तो वहां की जमीनी हकीकत का उन्हें स्वयं पता चलेगा, दूसरा उत्तर पूर्व के लोगों को यह एहसास होगा कि अपनी हर शिकायत के निवारण के लिए उन्हें दिल्ली तक नहीं जाना पड़ता, दिल्ली भी उनकी दहलीज तक पहुंच सकती है। और उस एक्सपेरिमेंट का या प्रोसेस का मैंने नाम रखा डोनर एट डोर स्टेप, एब्रीविएट करिए बनता है डैड, जस्ट एज डैड रीचेज आउट टू चिल्ड्रन। आपका भी कहीं बच्चा पूना में पढ़ता होगा, बंगलौर, मणिपाल जो एजुकेशन हब्स हैं, शाम को फोन आ जाता है कि हल्की सी खट्टा डकार आ गया, तो आप सुबह फ्लाइट लेके चले जाते हैं। तो वी रीच्ड आउट टू नॉर्थ ईस्ट। तो कितने सारे ऐसी बातें हैं, अनेकों ऐसी बातें हैं जो कही गई, अनकही रही, जितनी कही जानी थी ऊंचाई से शायद उतनी नहीं कही गई। और एक वर्ष में चूंकि हम बहुत ज्यादा 20-20 घंटे इन्हीं प्रयोग और इन्हीं आइडियाज के साथ एक्सपेरिमेंट करने में लगे रहे, शायद इस प्रकार हम ज्यादा इसकी वार्तालाप ना कर सकें। हाँ, लेकिन जो पैकेजिंग अच्छे दिन वाली थी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स आल्सो कंट्रीब्यूट टू अच्छे दिन। अच्छे दिन का आप मुझे समझ नहीं आया, अच्छे दिन से पकड़ के थोड़ी आएंगे। कुछ लोगों को आपने कहा था जो 13 लाख का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो जो पैकेजिंग की थी, अच्छे दिन, जो 13 लाख का पर्याय आपने बनाया। अच्छे दिन पे पूछना चाहता हूँ, मुद्दे पे आपको मौका दे रहा है। एक सवाल आप पूछना चाहूंगा जितेंद्र सिंह जी। ये इलेक्शन, मैं पूर्वांचल से आता हूँ, उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में हम समझते हैं और ये देश किसानों का है और 70% लोग किसानियत में रहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जब चुनाव चल रहे थे तो बहुत भाषण दिए थे एमएसपी के बारे में, और आजकल तो सभी के पास स्मार्टफोन है। 25 अप्रैल पठानकोट 2014 में उनका भाषण अवश्य सुनिएगा। वैसे तो उत्तर प्रदेश में डॉक्टर साहब भी उत्तर प्रदेश के हैं, महाराष्ट्र में, पंजाब में, हरियाणा में उन्होंने भाषण दिया था कि एमएसपी हम किसानों को 50% जो भी उनकी लागत होगी उससे ज्यादा 50% देंगे, जो स्वामीनाथन रिपोर्ट की रिपोर्ट है। किसानों में इसमें बड़ी खुशी हुई। कांग्रेस जब हुकूमत में थी तो 10 साल में गेहूं का उसने एमएसपी 450 से लेके 1450 की थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि जो स्वामीनाथन रिपोर्ट थी, एमएसपी जो है वो लागत के 50% ज्यादा होगी। प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, एक उदाहरण मैंने बोला 25 अप्रैल पठानकोट में उनका भाषण सुन लीजिएगा, जिन्होंने उन्हें कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार कमरे में बैठ के एमएसपी बढ़ाती है। मेरे सामने ये इसी सरकार की, जिन्होंने अभी सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट दिया है कि एमएसपी देना 50% से ज्यादा नामुमकिन है, गलत निर्णय होंगे। और जो उन्होंने भाषण दिया, सरकार ने तो वादा किया, मैनिफेस्टो में है, ये एफिडेविट सरकार का दिया हुआ 2015 का है, जिन्होंने मैंने इसमें अंडरलाइन करके पिंक में दे रखा है कि एमएसपी हम नहीं दे सकते। दोनों में से कौन जवाब ये तो मुद्दे की बात है। एक तो किसानों की बात इन्होंने बात की, इन्होंने जितेंद्र सिंह जी ने अपनी मंत्रालय की बात, किसान जो हर आदमी 70% इस देश को छूता है, उसके बारे में जो भाषण दिया गया, यूरिया का दाम, एनपीके का दाम क्या हुआ है आज पूरे पूर्वांचल में, पूरे उत्तर प्रदेश में, बिहार में गन्ने में बीमारी फैली हुई है, पायरीला फैला हुआ है, उसके बारे में किसी ने चिंता की? किसी ने उसके बारे में पूछा? देश में क्या क्या हमने जीत लिया और किसान का क्या हाल इस देश में है, उसके बारे में किसी ने सोचने की कोशिश की? उसके दर्द के बारे में, उसके दुख के बारे में सोचने की बात कही किसी ने? ये सवाल होता है। इलेक्शन में आपने क्या एमएसपी में जितेंद्र सिंह जी कहा था? नहीं कहा था। और 10 रुपए आपने सिर्फ इस साल में बढ़ाए हैं। बात समझने में इतना समय नहीं लगता, आप 3-4 बार दोहरा चुके उसी बात को। मैं आपका संक्षेप में उत्तर दूंगा। पहले उनकी बात भी मैं नहीं भूला जो ये कह रही थी कि ये तो ऐसे बातें हैं अच्छे दिन का, तो अच्छे दिन कहीं ऐसे पकड़ के नहीं आएंगे। ऑल दिस क्यूमुलेटिवली कल्मिनेट्स इन अच्छे दिन। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी आते हैं, हर प्रकार के रिफॉर्म्स का ही कल्मिनेशन। एक, प्लीज दिस इज नॉट टू बी लुक्ड इनटू आइसोलेशन, अगर ऐसा करेंगे तो शायद हमें समझ नहीं आया। दूसरा, आपने ये सारा तो कह दिया, अगर इतनी ही अच्छी तरीके से किसानों की चिंता हो रही थी तो भला कांग्रेस को हटा के क्यों फेंका जनता ने? कहीं ना कहीं तो कोई
वादा खिलाफी रही होगी। और आज हम ये कह रहे हैं, एक सेकंड, मैंने आपकी बात 3 बार सुन ली, एक ही बात है, अब एक बार सिर्फ एक बार बोला ही नहीं कुछ। मैं केवल अभी हम कह रहे हैं कि किसानों को मुआवजे के लिए 50% डैमेज दिखाने पड़ते थे, हम 30% करते हैं। हम लैंड बिल लाते हैं, किसान के घर में एक परिवार के सदस्य को एक नौकरी का भी प्रावधान रहेगा एक व्यक्ति को। तो क्या ये प्रोग्रेसिव स्टेप्स नहीं है? और इसकी मुखालफत भी कांग्रेस की ओर से हो रही है। तो यदि इतने ही बुरे कदम उठाए जा रहे हैं तो 4 वर्ष प्रतीक्षा करिए, किसान भी और जनसाधारण भी इसका निर्णय कर लेगा। शिवसेना में हम नहीं कह रहे हैं अंजना जी, किसान, शिवसेना इनकी पार्टी जो समर्थन में कह रही है कि मंगोलिया में $1 बिलियन दे आए, कम से कम कुछ किसानों को महाराष्ट्र के दे आते, ये हम नहीं कह रहे हैं। इन्हीं के एमपी जो बनारस के बगल में है ना बलिया, वहां से भी कांग्रेस के एमपी नहीं है, बीजेपी के एमपी है बलिया। तो आप देखिए, सुन लीजिए मेरी बात, बलिया जो है वो बीजेपी का एमपी और बनारस के पास है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 1 साल में अभी तक धरती पे जमीन पर कोई काम नहीं किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शिवसेना समझ गया मैं, अब और बीजेपी कह रहा है। मैं समझ गया, आप 3-4 बार बोल चुके। मैं व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा, विषयों की बात कर रहा हूँ। नहीं, आपने बताया हमारी पार्टी के कोई सदस्य बोल रहे हैं, आपकी बात का स्वागत है। मैं ये सोच के बात कर रहा हूं कि शायद हम कुछ विषयों पर बात करेंगे। यदि व्यक्तियों की करने हो तो अनेकों ऐसे कांग्रेस नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस के ही नेता के लेकर के कुछ टिप्पणियां की हैं। मैं उसमें उलझना नहीं चाहता क्योंकि उससे हमारा समय व्यर्थ जाएगा। कई कांग्रेस के ही नेता हैं, ये प्रश्न करते हैं कि हमारे उपाध्यक्ष कहाँ रहे 56 दिन। शिवसेना की बात कर रहा हूं मैं, तो शिवसेना की बात कर रहा हूं। 56 दिन से आपने बड़ा अच्छा याद दिलाया, थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं। और महेश जी, आपको 56 दिन की छाती याद आई होगी। वो भी याद आ गई और छुट्टी भी 59 दिन की याद आ गई राहुल गांधी की। महेश जी, जब आपने ज्वाइन किया था तो आपने कहा था कि 3 महीने के अंदर मैं क्लेanलीनेस ड्राइव ऐसा करूंगा कि जो हमारा युवा थाईलैंड और स्विट्जरलैंड जाता है वो अब इंडिया में घूमेगा। आप राहुल गांधी को भी अच्छा पैकेज नहीं दे सके, वो भी विदेश चले गए। तो आपके टूरिज्म डिपार्टमेंट में तो ऐसा दम ही नहीं दिखा। आप इसका मतलब वो विदेश गए, हमें तो मालूम नहीं कहाँ गए। इसका मतलब है आपको जानकारी है कि वो कहाँ गए। हम तो अभी भी इस बात से जाने के पीएमओ आपको नहीं जानकारी है। आप नहीं जान पा रहे हैं। मैं तो गृह मंत्रालय में रह चुका हूं कि गृह मंत्रालय को जरा टाइट करिए कि जो एसपीजी प्रोटेक्टी है वो कहाँ चले जाता है, आप लोग को पता नहीं चलता है। यदि पार्टी के सदस्यों को नहीं मालूम और वो चाहते हैं कि ना मालूम रहे तो हमने उनकी गैरत पर पर्दा डाला है, ना बता के। नहीं, अगर कुछ गैरत होती तो उस पर पर्दा भारतीय जनता पार्टी रखने वाली नहीं है। गर्व की बात होती, अगर गर्व की बात होती तो कांग्रेस पार्टी स्वयं डंके की चोट पर कहती कि वहां है हमारा उपाध्यक्ष। क्या बात है छुपाने की? आज जब से आए हैं क्यों आप लोग इतने परेशान हैं? जब से आए हैं एक बार अपने विधानसभा, अपने लोकसभा की बात ही करते हैं, 3 मंत्री ऐसे बौखला जाते हैं संसद के अंदर। कोई प्रधान, एक बार सोनिया जी सवाल कर लिया उन्होंने 0 आवर में या राहुल जी ने, लगता है कि पूरे सारे मंत्रालय की फाइल रात भर करके किसी तरह उनको जवाब ठीक ठाक दे दिया जाए। करप्शन की बात होती है तो उसके बारे में माननीय जितेंद्र सिंह जी ने कहा, सीवीसी, आरटीआई, इन सबका 1 साल में क्या हाल है। जो मैकेनिज्म करप्शन को रोकने के लिए बना गया है उन्हीं का क्या हाल है, ये सबका मालूम है। उसका उत्तर लेना चाहेंगी? बड़ा साधारण सा उत्तर है। भ्रष्टाचार का इनका क्या रिकॉर्ड हुआ उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं। मैंने पहले ही कहा कि तर्क आधारित योग है। अब भ्रष्टाचार को हटाने के लिए जो लोकपाल लाया गया, जिसके ऊपर हमारे ऊपर इल्जाम लाया जाता और उन्होंने मैडम सोनिया गांधी जी हमारी वरिष्ठ नेता उनका नाम लिया है, लोकपाल जो इन्होंने लाया था उसमें एक प्रावधान था, शायद बहुत से लोगों के ध्यान में ना रहा हो, कि सिलेक्शन कमेटी का एक सदस्य होगा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द लोकसभा। अब इत्तेफाक ये हुआ कि ये जो 16वीं लोकसभा गठित हुई इसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन है ही नहीं। अब हमने तो नहीं ना ऐसा किया, हमारे ऊपर इसका इल्जाम। अब हमने क्या अमेंडमेंट लाई जिसके कारण उसमें देरी हुई? हमने कहा कि इसकी प्रक्रिया सरल रहे, लोकपाल की नियुक्ति तुरंत हो, इस कारण ना रुकी रहे कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है ही नहीं मान्यता प्राप्त, तो क्यों ना लीडर ऑफ दी सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी को उसमें सदस्य रख लिया जाए, अर्थात कांग्रेस पार्टी के नेता का। हमने तो इन्हीं के नेता के लिए स्थान बनाया उसमें। अगर एक डॉक्टर साहब को राजनीति में घुसना हो कितना मुश्किल है, आप दोनों ने बिल्कुल कब्जा कर लिया है।
वापस लौटते हैं। राहुल गांधी को आप इंडिया का पैकेज नहीं बेच पाए, आप कैसे लोगों को पहुंचाएंगे हिंदुस्तान में बनारस की सीढ़ियों पर, दशाश्वमेध घाट में, 80 घाट में? कुछ सीढ़ियों की सफाई हो जाने से टूरिज्म हिंदुस्तान में अचानक आ जाएगा, ऐसा दिखता नहीं है। टूरिज्म के अच्छे दिन कैसे आएंगे? देखिए, पर्यटन की दृष्टि से जो 3 स्ट्रेंथ हम मेजर्स में लेते हैं, सफाई, सुरक्षा और हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी। हमने प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता आंदोलन से 25 मॉन्यूमेंट्स को और मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट प्लेस को इससे उसे जोड़ा और उनमें गुणात्मक परिवर्तन आया भी है। चाहे वो ताजमहल हो, चाहे हुमायूं का टॉम्ब हो, चाहे वहाँ पर अगर वहाँ की स्टेट सरकार से अगर हमें सहयोग नहीं मिला तो हम लोगों ने यहाँ से सफाई की व्यवस्था को शुरू किया। सुरक्षा की व्यवस्था को हमने एक हेल्पलाइन के माध्यम से शुरू किया, 1363। अभी 2 भाषाओं में, 12 भाषाओं में हम शुरू करने जा रहे हैं कि अगर कभी भी अगर यहाँ का इंटरनेशनल टूरिस्ट अगर कहीं सुरक्षा की दृष्टि से कहीं अपने आप में कमी पाता है तो तुरंत इस पर करे, उसे उस भाषा में उसका जवाब मिलेगा। बहुत छोटी छोटी बात, इमिग्रेशन काउंटर पर जब आप आते हैं तो आपको एक वेलकम कार्ड मिलता है, आज स्वागत है भारत भूमि पर, उसमें कुछ छोटी छोटी बातें लिखी होती हैं। मैंने बेटी से अपनी से शुरुआत की, बेटा जब जैसे किसी टैक्सी के अंदर बैठो, गाड़ी के अंदर बैठो तो उसकी नेम प्लेट की फोटो ले लो, फोटो लेकर एक अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक उसे आगे भेज दो, तो जो टैक्सी का ड्राइवर है उसे भी पता है कि इस मेरी नंबर प्लेट का नंबर इसके पास है, और अगर ये नंबर प्लेट डैमेज भी हो जाए तो किसी दूसरे के पास भी है। ये छोटी छोटी चीजें थी जिनके करके लिए हमने बड़े रिजल्ट लाना चाहते हैं और लाए भी हैं और आए भी हैं। कितने पर्यटक स्थलों पे आप जा पाए एक मंत्री के रूप में? अब आप पूछेंगे ताजमहल में इस 5 महीने के एक साल में कहाँ गया? 5 महीने के मंत्री पद में मैं 4 बार ताजमहल गया, सवेरे 10 बजे भी और रात को 11 बजे भी। ताज में आज भी एयरपोर्ट नहीं है महेश शर्मा जी। आजादी के इतने वर्षों बाद आगरा में, जिसको देखने के लिए विश्व भर से लोग पहुंचते हैं, एक एयरपोर्ट नहीं है। क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, उसकी स्टडी हमने कराई। जब से एक्सप्रेसवे बन गया है, एयरपोर्ट बनने की संभावनाएं वहां और कम होती जा रही हैं। वहां ट्रैफिक हमने चलाया, एयर इंडिया ने अपनी एयरलाइंस चलाई, वहां 25% भी पैसेंजर नहीं मिलते। उसका कारण है कि एयरपोर्ट बनने के बाद किसी को 1 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंचना होता है, 1 घंटा यहां आने के बाद पहुंचना होता है, 1 घंटे की 40 मिनट की फ्लाइट, 3.5 घंटे लगते हैं। 2.5 घंटे के अंदर वो एक्सप्रेसवे से दिल्ली पहुंच जाता है। तो इसलिए एयरपोर्ट की दिक्कत वहां सिर्फ ये आ रही है कि एयरपोर्ट के लिए अभी ट्रैफिक, खासतौर पर ये एक्सप्रेसवे बनने के बाद दिल्ली की कनेक्टिविटी इतनी बेहतर हो गई। दलील तो विश्व में कहीं नहीं चलती है कि गाड़ी से कोई 1 घंटे में पहुंच जाएगा तो इसलिए यहाँ एयरपोर्ट नहीं बनाएंगे। वहाँ एयरपोर्ट वहाँ ऑलरेडी चालू है, एयरपोर्ट वहाँ ऑलरेडी ऑपरेशनल है, हालांकि हमारा डिफेंस का एयरपोर्ट है, लेकिन आम यात्री के लिए तो एयरपोर्ट नहीं है सर। बिल्कुल एयरपोर्ट है, फ्लाइट अब भी चलती है वहाँ, फ्लाइट अब भी चलती है और पिछले अब से एक लंबे समय से चल रही है वहाँ। मतलब किस तरह का इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप आगरा में रख सकते हैं, कैसे वहां पर टूरिस्ट पहुंच सकता है? आपको लगता है कोई संभावना नहीं है? हमने इसके लिए एक एक्सरसाइज करी, बाकायदा एयरलाइंस को बुलाया कि भाई ताजमहल हमारा एक प्राइड है हमारे पास, उसकी कनेक्टिविटी हम वर्ल्ड के कॉर्नर से देना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली पास होने की वजह से वर्ल्ड का टूरिज्म ताजमहल उतरने की बजाय, जो हमारा गोल्डन ट्रायंगल है जयपुर, आगरा और दिल्ली, उसमें वो प्रेफर करता है दिल्ली उतरना, बेस दिल्ली को बनाता है, दिल्ली से फिर वो आगरा जाता है, दिल्ली से फिर वो जयपुर जाता है। तो उस ट्रायंगल के अंदर ये टेक्निकल प्रॉब्लम आई कि वहां आज भी फ्लाइट उतरी है, कल भी उतरी थी और कल भी उतरेगी। फ्लाइट वहां ऑलरेडी चलती है, शुरू में डायरेक्ट फ्लाइट थी, फिर फ्लाइट को हम लोगों ने खजुराहो से उससे लिंक किया। प्राइवेट एयरलाइंस ऑपरेटर्स को चॉइस दी कि भाई कोई फ्लाइट वहां चलाना चाहता है, कोई लॉस में। चलिए ठीक है, आगरा से आगे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के पर्यटक स्थल। हिंदुस्तान के पर्यटक, एक साल में पर्यटक मंत्री कहाँ कहाँ गए, मैं तो चाहती हूँ ये बताएं आप। अब आप नोट करते चले जाएं। मैं 18 स्टेट्स की राजधानी छत्तीसगढ़ में गया, उड़ीसा में गया, उत्तर प्रदेश में। जी, पर्यटक स्थल, मेरा काम सिर्फ पर्यटक स्थल ही है, और मेरे मंत्रालय की अच्छी बात है कि हर जगह कुछ ना कुछ पर्यटक का है। कहीं कोई पुराना मॉन्यूमेंट है, कहीं ना कोई धार्मिक नगरी है, उत्तराखंड से लेके मैं 18 स्टेट्स के अंदर, अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी तक के, और मैं और किसी काम से मैंने नहीं जाता। कोई रैली को, 3 दौरे पे प्रधानमंत्री जाते हैं, अलग अलग दौरे पर जाते हैं, तो उनके टेराकोटा वॉरियर्स के बारे में तो पूरा विश्व जान गया, क्योंकि प्रधानमंत्री ने वहां जाके फोटो खिंचवाई, सब कुछ किया। लेकिन क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म आप नहीं निकाल सकते हैं कि ऐसी सेल्फीज प्रधानमंत्री खींचे ताजमहल के साथ, अलग अलग जगहों के साथ? आज हमारा वीवो पे भी है, ट्विटर पे भी है, हमारा ऐसा करे कि हमारी दुनिया वही है हमारा, और उसमें हमें सफलता भी प्राप्त हुई है। पिछले वर्ष के मुकाबले 10.6% हमारे इंटरनेशनल टूरिस्ट में बढ़ोतरी हुई है, 11.5% हमारी फॉरेन रेवेन्यू अर्निंग्स में इंक्रीज हुआ है,
जो नॉर्मल वर्ल्ड की टूरिज्म इंडस्ट्री के ग्रोथ को देखते हुए, आज गोयल साहब बैठे हैं, हमारे आईटा के प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, इस बात के गवाह होंगे कि टूरिज्म के नाते, लेकिन अभी मैं नहीं कहता कि ओवरनाइट के अंदर टूरिज्म सुधर जाएगा। आज सिक्योरिटी की एक घटना हो जाती है, एक किसी के साथ रेप हो जाता है कोई फॉरेन टूरिस्ट के साथ, हम सालों पीछे चले जाते हैं। आज उसको रोकने के लिए भी हम प्रयासरत हैं कि टूरिज्म को हम अपना फॉरेन रेवेन्यू अर्निंग, टूरिज्म को हम अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड विमेन एम्पावरमेंट की ताकत बनाते हुए टूरिज्म को वर्ल्ड मैप पर ले जाएं। भारत के आउटबाउंड टूरिज्म फ्रॉम इंडिया को हम इंक्रीज करने के लिए प्रयासरत हैं और उसके सकारात्मक रिजल्ट आने भी लग गए हैं। ठीक है, मैं एक जल्दी से आपसे रिएक्शन इस बात पे चाहती हूँ कि किसान एक मुद्दा है जिसपे राहुल गांधी जब से विदेश से आए हैं काफी जोश में दिख रहे हैं। मैं आपसे पूछूंगी नहीं कि सूट बूट की सरकार वो हमला करते हैं, कौन सी बूटी वो खुद खा के आए हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि किसान के अलावा, किसान एक मुद्दा है जिस पर जमीन पर आप घेर रहे हैं, किसान के अलावा कौन सा बड़ा मुद्दा है जो कांग्रेस को इस एक साल में दिख रहा है, जो अच्छे दिन के लिए बाधा बनता हुआ दिख रहा है? देखिए, एक साल में जितनी योजनाएं आई वो टूरिज्म में, डॉक्टर महेश शर्मा जी ने बताया कि उन्होंने क्या क्या कदम उठाया है। टूरिज्म में जो हमारी जब सरकार थी, इनक्रेडिबल इंडिया का एक कैंपेन हुआ था, वेरी सक्सेसफुल कैंपेन इनक्रेडिबल इंडिया था। एक साल में जितनी योजनाएं लागू हुई हैं सरकार में, ये बेसिकली यूपीए की हैं। मैं बोला हूँ कंटिन्यूटी, मैं फ्लैगशिप बताते हैं प्रधानमंत्री, मैं बता दे रहा हूँ, मैं पूरा बता दे रहा हूँ। मुझे मौका दीजिए, दो मंत्री हैं तो मैं दब जा रहा हूँ बीच में, मुझे भी कुछ मौका दीजिए। इन्होंने अपना पूरा रिपोर्ट कर दिया। मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकारें कंटिन्यूटी में चलती हैं। जितनी बिल्स आज प्रभावशाली आई हैं वो यूपीए के कंटिन्यूएशन में इन्होंने पास किया। यही तमाम बिल थे। इंश्योरेंस बिल जो थी, भारतीय जनता पार्टी ने इसे पास नहीं होने दिया। यही लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो था, मैं गृह मंत्री के साथ वरिष्ठ नेताओं भारतीय जनता पार्टी के पास गया कि इस बिल को पास करना चाहिए, ये हमारे लिए, बांग्लादेश और हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। उन्होंने बोला हमारे यूनिट जो है, बीजेपी जो असम की यूनिट है, वो नहीं मान रही है। हमने जो बात की, हमने एफडीआई रिटेल में बात की, मल्टी ब्रांड में। जब हमने इस चीज को पास किया, आज अगर देखें 1 साल हो गया है अंजना जी, पर मल्टी रिटेल ब्रांड को वापस नहीं लिया गया है, अभी तक सरकार ने नहीं लिया है। पर जब हमने इसको लागू किया था तो यही सरकार ने, इसी भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा नहीं चलने दी थी, राज्यसभा नहीं चलने दी थी, और कहा था कि देश के छोटे व्यापारी, चाय की दुकानें, किराने की दुकानें, हमारी मूंगफली की दुकानें, हमारी बनियों की दुकानें जो छोटी छोटी मोहल्लों में चलती हैं, वो खत्म हो जाएंगी। छोटा व्यापारी इस देश का मर जाएगा। परंतु 1 साल हो गया, मल्टी ब्रांड रिटेल का अभी तक वो आदेश वापस नहीं लिया गया है। लैंड एक्विजिशन जो इन्होंने बोला था, हमारे पक्ष में वोट दिया था और कहा था ये अच्छी चीज है इलेक्शन के पहले, उसको हटाने के लिए इन्होंने ऑर्डिनेंस ले आए, परंतु जो व्यापारियों को समाप्त कर देते। और इनके पास धरना है कि एफडीआई का मतलब था मनी फॉर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर कांग्रेस पार्टी, वो कानून अभी तक इन्होंने लागू नहीं किया। कल मैं मंत्री तो आज तक के खास कार्यक्रम मंथन आज तक में हम फिर से लौटेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए आज तक।